गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। और अभी कुछ पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ जो दिख रही है 24 पीपल्स है। तो अभी कुछ लोगों को ज्वाइन करने का मौका और दे देते हैं। 12:05 पे हम अपना सेशन शुरू कर देंगे जी। अमन कुमार जी हैं क्या अभी सेशन क्लास में? हाँ जी सर। सर आप दो जगह लॉगिन कैसे दिख रहे हैं? सर ये दो जगह इस वजह से दिख रहे हैं, एक तो मैंने आईपैड पे कनेक्ट किया हुआ है वैसे, लेकिन कभी क्या नाम दोबारा देखना हो इसलिए मैंने लैपटॉप पे कनेक्ट करके उस पर रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। अगर मैं उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को साउंड नहीं आता उसका, इस वजह से मैं कनेक्ट इससे करता हूँ आईपैड से। अच्छा जी। तो मेरा एक मिस्टर डिवाइस से लॉगिन है, एक अपना आईपैड से लॉगिन है। हेलो सर। जी बोलिए। क्लास स्टार्ट कीजिए सर, फिर बाद में से ट्रेनिंग देरी हो जाए। हाँ जी। कह रहे हो सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी। 11:45 में क्लास खत्म हो गया, वो वाला 15 मिनट तो मिला है, उसके बाद लंच टाइम होगा, थोड़ा आगे हो जाएगा तो अच्छा होगा ठीक सर। है सर, मुझे मालूम है मुझे क्लास कैसे कंडक्ट करना। सर आपके सजेशन के लिए थैंक यू।
गुड आफ्टरनून ऑल। आज का आपका टॉपिक है वेरियस डिपॉजिट स्कीम एंड अदर सर्विसेज। आज का सेशन पहले आपका 12 बजे से जेमिनी सर का था, लेकिन उन्होंने उसको इंटरचेंज किया है, तो जेमिनी सर लंच के बाद आपसे ज्वाइन करेंगे और अभी हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो पोस्ट लंच सेशन का टॉपिक था आपका, उसको प्रीपोन कर दिया इधर। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय मेरे बारे में। मेरा नाम असीम कुमार पांडे है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मैं से असीम कुमार पांडे, आई एम ए रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेशन के दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक म्यूट रखेंगे। यदि बीच में कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं, क्वेरी करना चाहते हैं, तो जरूर उस समय बोलिएगा। और सेशन के आखिरी में भी हम क्वेश्चन आंसर का एक टाइम देते हैं, उस समय भी आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्रश्न कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और आपसे कि आप कृपया एक पेन कॉपी अपने पास जरूर रखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होंगे उनको नोट जरूर करके रखिए। हम सेशन शुरू करते हैं। ओके सर। ये स्क्रीन पे आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी। इसमें स्लाइड चेंज हो रही है यहाँ पर? हाँ जी, हो रही है। हाँ हो रही है। ओके। तो वेरियस डिपॉजिट स्कीम एंड अदर सर्विसेज, हम सभी जानते हैं कि जब हमें कोई धनराशि, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सर। कोई धनराशि जब हम बैंक में जमा करते हैं तो विभिन्न खातों में बैंक द्वारा ये राशि जमा की जाती है। इस प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं, किस प्रकार के डिपॉजिट की योजना है, क्या उसमें ब्याज की दरें रहेगी, आज हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? A bank is a financial institution which acts as an intermediary between savers and investor. Investor can be called as user of fund. One of the important function of the bank is to accept deposit from the public for the purpose of lending. In fact, depositors are the major stakeholder of the banking system. बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो कि जमाकर्ताओं और राशि के उपयोगकर्ताओं, जैसे कि जो राशि का उपयोग करते हैं, जिनको ऋण की आवश्यकता, उनके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बैंक का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपने जमाकर्ताओं से जमा राशि प्राप्त करते हैं और उसे जिन लोगों को लोन की आवश्यकता होती है उनको प्रदान करते हैं। एक मिनट में आपसे बात कर रहा हूं सर, प्लीज। तो बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने जमाकर्ताओं से जमा राशि प्राप्त करना और उसको विभिन्न उद्देश्य के लिए लोन प्रदान करना। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो जमा करता है, डिपॉजिटर हैं, वो बैंकिंग सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहता है। फंक्शन ऑफ द बैंक, बैंक के क्या क्या कार्य है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, lending of loan for business, agriculture, industries, home loan, car loan, etc. Remittance of money from one place to another, that is called money transfer. Collection of various taxes on behalf of the government. Foreign exchange management, safe deposit lockers, debit card and credit cards, internet banking services, and mutual fund, life insurance and general insurance product distribution. बैंक के जो प्रमुख कार्य है, सबसे पहला तो हमने पिछली साइड में ही देखा था, जमा राशि स्वीकार करना और
लोगों को अपने व्यापार, व्यवसाय, कृषि, उद्योग, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, विभिन्न उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करना। बैंक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि प्रेषण की भी व्यवस्था की जाती है, जिसको मनी ट्रांसफर कहा जाता है। केंद्र शासन और राज्य शासन के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के कर का संग्रह करते हैं, टैक्सेस का कलेक्शन करते हैं, और वो राशि शासन के खाते में जमा की जाती है। भिन्न भिन्न देशों के बीच में व्यापार व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए और धनराशि एक स्थान से दूसरे एक देश से दूसरे देश तक भेजने के लिए बैंक फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी विनिमय का भी कार्य करते हैं। बैंकों में सेफ डिपॉजिट लॉकर सुविधा उपलब्ध रहती है। सेफ डिपॉजिट लॉकर सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपनी मूल्यवान वस्तुएं बैंक का लॉकर प्राप्त करके उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। बैंकों के द्वारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं, क्योंकि आजकल प्लास्टिक मनी का जमाना है, तो सभी व्यक्ति जो है अपने पॉकेट में कम से कम धनराशि कैश रखना पसंद करते हैं और अन्य सभी भुगतान जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना पसंद करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का यूज कर रहे हैं। सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपने घर बैठे बैंकिंग लेन देन आसानी से पूरा कर पा रहे हैं और उनको अपने कार्य के लिए बैंक की शाखा तक जाने का कोशिश नहीं करनी पड़ती, उनके घर बैठे सारे कार्य हो जाते हैं। सहयोगी कंपनियों के साथ में बैंक म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा और सामान्य बीमा के उत्पाद भी अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। बैंकों में जो धनराशि जमा होती है वो अकाउंट में, खातों में जमा की जाती है। तो कितने प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज term deposit or time deposit. A deposit received by the bank which is withdrawable on demand is called demand deposit. Example of demand deposit are savings bank account, current account, and call deposit account. Term deposit or time deposit. A deposit received by the bank for a fixed period, withdrawable only after the expiry of the fixed period. एग्जाम्पल ऑफ टर्म डिपॉजिट आर रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। जो धनराशि बैंक के द्वारा एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है और उसका पुनर्भुगतान या ग्राहक को वापस करने की जो प्रक्रिया है उस अवधि के समाप्त होने के बाद ही की जाती है, वो वैसे डिपॉजिट जो बैंक के पास में ऐसी जमा राशियां टर्म डिपॉजिट या सावधि जमा कहलाती हैं। इसके जो उदाहरण है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अर्थात आवर्ती जमा खाता और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है सावधि जमा खाता, जिसमें फिक्स समय के लिए जमाकर्ता अपनी धनराशि बैंक के पास जमा करते हैं। उस अवधि के पूरे हो जाने के बाद में ब्याज सहित वो धनराशि बैंक द्वारा अपने ग्राहक को लौटा दी जाती है। डिमांड डिपॉजिट, मांग ऋण, मांग जमा सॉरी। सबसे पहला उदाहरण जो डिमांड डिपॉजिट का होता है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट आर डिमांड डिपॉजिट which is meant to encourage people to save money for their future needs. Eligible customer to open saving bank account are individuals, minor, club, association, trust, small businessmen. Small businessmen can open saving bank account for their non-business purpose. Banks are paying interest on saving bank deposit, and because of purpose of opening saving bank account is for saving, there are only limited transactions allowed in saving bank account. Depositor can deposit amount in this account by cash, by check or electronic fund transfer, and he can withdraw
money from his saving bank account through withdrawal form, check, ATM card and electronic fund transfer. सेविंग बैंक अकाउंट या बचत खाते जो है बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए खोले जाते हैं, और इस प्रकार के बचत खाता खोलने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ धनराशि बचाना चाहता है और छोटी छोटी धनराशि जमा करके एक बहुत बड़ा फंड वो इकट्ठा कर सकता है। तो बैंकों के जो बचत खाते हैं इसी उद्देश्य से खोले जाते हैं। जो व्यक्ति बचत खाता खोलने के लिए या जो संस्थाएं बचत खाता खोलने के लिए लायक है, बचत खाता खोलने के पात्र हैं, वे हैं व्यक्ति स्वयं, माइनर जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए भी बचत खाता खोला जा सकता है। यदि माइनर जो है अवयस्क, उसकी आयु 10 साल और उससे ऊपर है तो वो स्वयं अपना खाता बैंक के साथ संचालित कर सकता है। और जो छोटे बच्चे, कुछ अभी उनको जानकारी नहीं रहती बैंकिंग के बारे में, उनके लिए उनके अभिभावक माता पिता भी ये खाता खोल सकते हैं। इसी के साथ साथ क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट भी बचत खाता खोल सकते हैं। जो लघु व्यापारी हैं वे भी अपनी बचत जमा करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, बचत खाता खोल सकते हैं, लेकिन उसमें वे अपने व्यापार की धनराशि उसमें नहीं जमा कर सकते। बैंकों द्वारा बचत खातों के ऊपर ब्याज दिया जाता है और ब्याज की दर समय समय पे बदलती रहती है। क्योंकि बचत खाता खोलने का उद्देश्य व्यक्तियों को, ग्राहकों को बचत करने के लिए प्रेरित करना है, इसलिए उसमें बैंकों द्वारा पैसा निकासी की कुछ सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि 1 महीने में या प्रत्येक 6 महीने में कुछ विड्रॉल के लिए उनकी सीमा निर्धारित है, इससे ज्यादा विड्रॉल वे नहीं कर सकते। बचत खाते में धनराशि जमा करने के लिए ग्राहक नगद धनराशि जमा कर सकते हैं। ग्राहक के पक्ष में कोई यदि चेक जारी किया गया है किसी के द्वारा तो चेक की राशि भी उनके खाते में जमा की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो रहते हैं उसकी राशि भी ग्राहक के बचत खातों में जमा की जाती है। बचत खातों से पैसा निकालने के लिए ग्राहक विड्रॉल फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। बैंक द्वारा ग्राहकों को चेकबुक भी जारी की जाती है बचत खातों के लिए, तो वे चेकबुक के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड के माध्यम से भी धनराशि निकाली जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है बचत खाते से। बचत खाते का एक और प्रकार है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट इज ए नॉर्मल बैंकिंग सर्विस अवेलेबल टू ऑल. Basic saving bank account does not have requirement of minimum balance. Service available through basic saving bank account. Depositor can deposit or withdraw cash from the branch or ATM. Facility of ATM cum debit card is available in basic saving bank account. Account open on the basis of simplified KYC norms. Ceiling applicable to basic saving bank account. Aggregate credit in the account in a financial year should not exceed ₹1 lakh. Aggregate of all withdrawals and transfer in a month does not exceed ₹10,000. Balance at any point of time does not exceed ₹50,000. It is not to be considered when depositing government grant, welfare benefit, and payments against procurement. बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट उन ग्राहकों के लिए खोले जाते हैं जिनके पास खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। खाता खोलने के लिए बैंक नो योर कस्टमर अर्थात KYC गाइडलाइन का पालन करते हैं और ग्राहक को खाता खोलने से पहले ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जो 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट RBI द्वारा बताए गए हैं, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट की प्रति प्राप्त करना जरूरी है बैंक के लिए, और उसके बाद ही खाते खोले जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी कई व्यक्ति ऐसे निवास करते हैं जिनके पास इस बेसिक
केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, इनके भी बैंक में खाते खोले जाते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि जो 6 ओवीडी बैंक ने बताए हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बैंक का खाता खोलने के लिए, वो कौन कौन से हैं? आधार कार्ड, ड्राइविंग नरेगा लाइसेंस, कार्ड, वोटर कार्ड, नरेगा कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। सर एक के बाद एक सर, हाँ आप बोल रहे हैं सर, बोलिए। पासपोर्ट बोलिए। पैन कार्ड सर। हाँ सर, पैन कार्ड ओवीडी नहीं है सर, इसको गलत फहमी मत रखिएगा। पैन कार्ड, हाँ पैन कार्ड और ये इनकम टैक्स, पैन कार्ड ड्राइविंग पैन लाइसेंस कार्ड पैन कार्ड बैंक मांगते जरूर है खाता खोलने के समय, पर वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है नहीं है जी। पासपोर्ट आपने सही बताया, आधार कार्ड सही बताया, ड्राइविंग लाइसेंस सही बताया है, नरेगा कार्ड, वोटर आईडी नरेगा कार्ड, कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इशूड हाँ बाय मनरेगा अथॉरिटी एंड हाँ, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये 6 पॉपुलेशन रजिस्टर, हाँ ऑफिशियली। वो भी है। जी सर। अगर ये इसमें से कुछ किसी का नहीं होता है और यूटिलिटी बिल पेमेंट 2 महीने का, किसने वो भी बोला? चलता है। किसने बोला? बिल पेमेंट खाली अपना टेम्परेरी एड्रेस के लिए चलता है हाँ, कि अगर हमने temporary एड्रेस अपडेट address- करवाया है, हमारे पास अभी अपडेट हुआ सर, नहीं आधार में, तो सर, टेम्परेरी बेस पे दे सकते हैं। अभी सर हम एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ओवीडी की बात कर रहे हैं सर, कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा बाद ठीक में है। बाद में क्या परिस्थिति बनती है वो अलग चीज है। तो हम 6 ओवीडी की बात कर रहे हैं, तो ये 6 ओवीडी जो है काफी लोगों के पास में नहीं है, तो उनके लिए बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोले जो सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से खोले जाते हैं, अर्थात इन दस्तावेज के बिना भी उनको ये खाता खोलने की अनुमति दी जाती है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस क्या न्यूनतम शेष रखने की आवश्यकता है बैंकों की, वो नहीं पूरा करना पड़ता है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में कोई भी ग्राहक जो है अपनी धनराशि जमा कर सकता है, वो धनराशि वहां से विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, कैश एटीएम से भी निकाल सकता है, क्योंकि इन खातों में एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। क्योंकि बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो खोले जा रहे हैं उनमें केवाईसी का सत्यापन पूरी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए इनमें जो धनराशि जमा की जानी है या यहाँ से पैसा निकाला जाना है उसकी कोई सीमा निर्धारित की गई है। एक वित्तीय वर्ष में बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जमा नहीं की जा सकती। वित्तीय वर्ष हमारे भारत में शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की अवधि में कोई भी ग्राहक इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा धनराशि जमा नहीं कर सकता है। एक महीने में वो ग्राहक 10,000 से ज्यादा की राशि इसमें से निकाल नहीं सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। और तीसरी शर्त यह है इसमें कि किसी भी समय 50,000 से ज्यादा धनराशि इस खाते में जमा नहीं रखी जा सकती। लेकिन इसमें थोड़ी सी छूट प्रदान की गई है, यदि किसी व्यक्ति को शासन के द्वारा यदि उनको कोई मदद मिली है, कोई ग्रांट मिली है, कोई सामाजिक। हेलो यस सर प्लीज। सर, ये बताइए सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा आदमी रख सकता है? सर प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए। सर, सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम आदमी कितना पैसा रख सकता है? सेविंग अकाउंट में सर कोई सीमा नहीं है मैक्सिमम पैसा रखने की सर। सर, बैंक का टर्नओवर किससे मापा जाता है? पूरे लेन देन पे या केवल जो जमा हो रहा है उससे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप स्पष्ट थोड़ा सा बोलिए। जो कहा जाता है बैंक का टर्नओवर, आपका बैंक का टर्नओवर इतना हो गया है, वो जमा निकासी दोनों को जोड़ के माना जाता है कि केवल जमा पे माना जाता है? सर आप अपनी बात उससे कर सकते हैं क्या, इसमें लिख सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सर पढ़ के फिर समझता हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ मैं।
सर जो भी आप बात करना चाह रहे थे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। आपकी आवाज बिल्कुल मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट से एक महीने में 10,000 से ज्यादा की धनराशि नहीं निकाली जा सकती और किसी भी समय 50,000 से ज्यादा की धनराशि इसमें जमा शेष नहीं रह सकता, बैलेंस नहीं रह सकता। लेकिन यदि सरकारी कोई मदद मिलती है उस व्यक्ति को, उस ग्राहक को, या कोई सामाजिक कल्याण योजना का उसको लाभ मिलता है, या उसने किसी सामान की सप्लाई की है किसी को, उसका पैसा यदि मिला है, उस स्थिति में 50,000 से ज्यादा की धनराशि वो इन खातों में जमा रख सकते हैं। तो सेविंग बैंक के बाद में जो डिमांड डिपॉजिट का दूसरा प्रकार है वो करंट अकाउंट या चालू खाता। Current account are a form of demand deposit wherefrom withdrawals are allowed any number of times depending upon the balance in the account or up to a particular agreed amount. Eligible customer to open current account are individuals, proprietorship firm, partnership firm, private and public limited companies, Hindu undivided family, government department, association, societies, trusts, etc. No interest is paid by the bank on current deposit account and there is no limit for transaction in these current account. तो चालू खाते खोले जाते हैं आमतौर पे व्यापारिक संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं। व्यक्तियों को भी चालू खाता खोलने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को या व्यापारिक संस्थानों को बहुत ज्यादा संख्या में बैंकिंग लेन देन करना पड़ता है, एक दिन में वे 100, 200, 500 तक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा चालू खाते या करंट अकाउंट खोले जाते हैं। और इन चालू खाता खोलने के लिए जो पात्र कस्टमर हैं वे हैं व्यक्ति, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ऐसे व्यापारिक संस्थान जिसके मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास होता है, प्रोप्राइटर के पास होता है। पार्टनरशिप फर्म, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या संयुक्त हिंदू परिवार, शासकीय विभाग जो है, सरकारी विभाग, वे भी अपना चालू खाता खोल सकते हैं। एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट भी अपना चालू खाता बैंकों के साथ खोल सकते हैं। क्योंकि इन खातों में लेन देन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जमाकर्ता चाहे जितनी बार इन खातों में जमा राशि जमा कर सकता है, वहां से निकालने के लिए चेक जारी कर सकता है, विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन और भी कर सकता है। इसलिए इन खातों में किसी भी प्रकार का ब्याज बैंकों द्वारा नहीं दिया जाता है। डिमांड डिपॉजिट का तीसरा प्रकार होता है कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट कैन फैसिलिटेट flexible cash management. Unlike fixed term deposit, call deposit have neither a fixed maturity nor a fixed interest rate. Call deposit account provide the benefit of interest bearing account without the risk of withdrawal penalty. कॉल डिपॉजिट्स में जो जमा करता बहुत जिनके पास में अचानक से कोई बड़ी धनराशि आती है और उसको सुरक्षित रखने के लिए वे बैंक में कॉल डिपॉजिट अकाउंट में वो धनराशि रख देते हैं, वो धनराशि उनको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना रहता है। बैंक अपनी जमा राशि बढ़ाने के लिए इन कॉल डिपॉजिट के ऊपर ब्याज का भुगतान करते हैं। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज दिया जाता है, उस तरह से कॉल डिपॉजिट अकाउंट में भी ब्याज निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है। लेकिन इन खातों से जमा राशि निकालने के लिए कोई सीमा नहीं रहती है। ग्राहक चाहे जितनी धनराशि कितनी भी बार दिन में इन खातों से निकाल सकता है। तो एक तरह से ये जो खाते हैं, बचत खाता और चालू खाता, दोनों का एक मिश्रित रूप होते हैं, एक मिक्स अकाउंट का स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार चालू खाते से दिन में कितनी भी बार राशि निकालने की अनुमति रहती है, उसी प्रकार कॉल डिपॉजिट से भी ग्राहक कितनी भी बार धनराशि निकाल सकते हैं और
जिस प्रकार सेविंग बैंक अकाउंट में इनमें ब्याज दिया जाता है, कॉल डिपॉजिट अकाउंट में भी ब्याज दिया जाता है। सर यस हेलो, सर, यस सर प्लीज। कॉल डिपॉजिट में सर हम भी अकाउंट खोल सकते हैं या जी फिर किसमें? उसमें कुछ क्राइटेरिया है? जी कॉल डिपॉजिट अकाउंट क्या हम लोग भी खोल सकते हैं? हाँ, पर अब उससे उद्देश्य क्या रहेगा आपका? आप कितनी धनराशि जमा करना चाहते हैं कॉल डिपॉजिट में? बोल तो सकते हैं सर, किसी कोई मना ही नहीं है आपको। आमतौर पे ये जैसे मान के चलिए हमें 1 लाख रुपए है, हमें 1 लाख रुपए के अंदर जो फंड ट्रांसफर जो भी है काम करना है उसके लिए अकाउंट खोलना है, कॉल हाँ डिपॉजिट। हाँ, तो वैसे खोल सकते हैं या इसका उसके लिए कुछ टर्म कंडीशन कुछ भी है? नहीं कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आमतौर पे जो कॉल डिपॉजिट अकाउंट है बहुत बड़ी धनराशि, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की धनराशि के लिए खोला जाता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। कोई भी ग्राहक ने अचानक से यदि उसके पास कोई धनराशि ऐसी आ जाती है, मान लीजिए उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसको वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ अन्य काम के लिए वो धनराशि रखनी है, तो हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी का अगली प्रॉपर्टी का सौदा 15 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए। तो उतने समय के लिए उसको बैंक के पास रखने से उसको ये फायदा होगा कि ब्याज मिलेगा और कभी भी उस खाते से वो पैसा निकाल सकता है। तो सर अगर इसमें हम उसी अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं, उसमें से भी हम कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली इस अकाउंट का यूज क्यों किया जाता है? किसके लिए? जो चीज आपने कही कि जैसे कोई प्रॉपर्टी डील ही है किसी की, कि उसने एक हाँ प्रॉपर्टी सेल की, कुछ समय में दूसरी हाँ लेनी है, इसके लिए वो हाँ, पर्सन ये अकाउंट खुलवा सकता है और इसमें वो पैसे शॉर्ट टर्म के लिए रख सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बैलेंस हम अपने सेविंग अकाउंट में डाल के भी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल अलग निकाल से इस सकते हैं, खाते का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका क्या बेनिफिट है अलग से यूज करने का इसलिए कि हम किया सेविंग जाता को है। छोड़ के ये खुलवाएं? सर मुझे बोलने का मौका दीजिए सर, मैं आपके प्रश्न समझ चुका हूँ। जी जी, कॉल डिपॉजिट अकाउंट में जो ब्याज की दर निर्धारित नहीं रहती है और सेविंग बैंक में निर्धारित रहती है। आमतौर पे सेविंग बैंक पे ब्याज बहुत कम मिलता है, 2.5 से 3% का ब्याज मिल रहा है आज की तारीख में बैंकों के द्वारा। लेकिन कॉल डिपॉजिट में समय के हिसाब से ब्याज उसको मिलेगा। हो सकता है कि उसको सेविंग बैंक से ज्यादा 2% 3% तक ज्यादा ब्याज मिल जाए व्यक्ति को, और 2% 3% बड़ी धनराशि के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इसलिए कॉल डिपॉजिट में धनराशि रखना पसंद करते हैं। सेविंग बैंक में तो आपको 2.5% 3% से ज्यादा ब्याज मिलना नहीं है, कॉल डिपॉजिट में ब्याज ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर? ओके सर। हाँ जी, प्लीज बोलिए। कोई और क्वेश्चन करना चाह रहे थे कोई सज्जन? सर सेविंग्स अकाउंट में हाँ कितना अमाउंट हम दिन में लेन देन कर सकते हैं या ईयरली कोई क्राइटेरिया है कि इतना पैसा हम एक बार में विड्रॉल या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं? सर, कोई राशि की सीमा नहीं है, पर नंबर ऑफ विड्रॉल की सीमा रहती है हर एक बैंक की अलग अलग तरीके से। वो बैंक अपने नियम में पहले ही बता देते हैं कि आप 3 महीने में 6 महीने में किससे इससे ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। राशि की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी राशि, यदि आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा है तो आप सेविंग बैंक से 10 लाख रुपए कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है राय सर, हम आगे बढ़ ठीक है सकते सर, हैं? ओके। आगे बढ़िए। नेक्स्ट डिपॉजिट का टाइप है हमारा टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, या इसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सावधि जमा। सबसे पहला टर्म डिपॉजिट होता है रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा खाते। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अलाउ द कस्टमर टू सेव ए फिक्स अमाउंट एवरी मंथ which is payable on maturity of term along with interest. Minimum period for opening recurring deposit is 12 months and maximum period is 10 years. Interest payable on our recurring deposit account is as per term deposit rates. Transactions in these account, depositor has to make installment at monthly interval. On maturity, total amount deposited by the depositor and interest will be paid to him. If a depositor is earning interest of rupees 40,000 and above,
in a particular financial year, he has to pay TDS as per government directions. Recurring deposit account या आवर्ती जमा खाते जो हैं उसमें ग्राहक हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करके अपनी बचत कर सकता है और इसका समय पूरा हो जाने के बाद में जो धनराशि उसके द्वारा जमा की जाती है और उसके ऊपर जो बैंक का ब्याज दे रहता है उसके साथ में वो पूरा राशि उसको लौटा दी जाती है। आवर्ती जमा खाता कम से कम 12 महीने अर्थात 1 साल के लिए और अधिकतम 10 साल तक के लिए खोले जा सकते हैं। आवर्ती जमा खातों पे जिस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दिया जाता है उसी प्रकार से इन खातों पे भी उसी दर से ब्याज दिया जाता है। इन खातों में लेन देन जो है हर महीने जो निश्चित धनराशि ग्राहक ने तय की है वो ग्राहक को जमा करना है और जब ये खाते की अवधि समाप्त होगी उस समय ब्याज सहित उसकी धनराशि ग्राहक को वापस कर दी जाती है। यदि कोई ग्राहक आवर्ती जमा खाता पर 1 वर्ष में 40,000 से ज्यादा का ब्याज यदि प्राप्त करता है तो उसे शासन के नियमानुसार TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जमा करना पड़ेगा। बैंक अपने लेवल से ही उसको TDS की कटौती करके आयकर विभाग के साथ जमा कर देते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सर क्या बोले 40%? सर 40% क्या बोले? 40,000 40,000। जी हाँ 40,000। यदि किसी ग्राहक को एक वित्तीय वर्ष में 40,000 से ज्यादा यदि ब्याज प्राप्त हो रहा है रिकरिंग डिपॉजिट में तो आयकर विभाग के नियम अनुसार उसको TDS का भुगतान करना होगा। तो सर किसी के मल्टीपल बैंक्स में अलग अलग खाते हैं, हर जगह का टोटल 40,000 से कम अगर रह रहा है जी और सबका जोड़ के 40 से ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे डिडक्शन होगी? सर एक मिनट, आजकल जो भी ब्याज बैंक के द्वारा दिया जाता है वो एक स्टेटमेंट होता है 26AS का। जितनी भी राशि उसको प्राप्त हो रही है वो 26AS में रिफ्लेक्ट होती है और यदि उसको सभी सोर्स से ब्याज यदि 40,000 से ज्यादा मिल रहा है या उसकी आमदनी ज्यादा हो रही है तो उसको टैक्स तो देना ही है। तो कोई भी कहीं बच नहीं सकता। बैंक की जिम्मेदारी इतनी है कि मैं सिर्फ अपने बैंक तक ही देखूंगा, अपनी शाखा तक देखूंगा कि मेरे पास यदि उसको जमा राशि है उतनी और उसमें यदि 40,000 से ज्यादा का ब्याज यदि मिल रहा है तो TDS बैंक काट लेगा। अदर बैंक के लिए अदर बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है और अंतिम तौर पे जो भी ब्याज उसको मिल रहा है वो उसके इनकम टैक्स का स्टेटमेंट 26AS में सभी चीजें दर्शाई जाती हैं और उस आधार पर उसकी आमदनी के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक सर, आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या सावधि जमा खाते। फिक्स डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एट स्टिपुलेटेड पीरियड एट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। Banks offer various interest rate for different type of maturities. Minimum period of fixed deposit is 7 days and maximum period is 120 months or 10 years. Transaction in fixed deposit account. Depositor has to deposit lump sum amount for fixed period. On maturity, amount deposited plus interest will be paid to the depositor. On customer's request, premature closure of fixed deposit is also allowed. And likewise, recurring deposit account, if someone is getting interest of rupees 40,000 and more in his fixed deposit account, he has to pay TDS as per government directions. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या सावधि जमा खाता एक निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर बैंकों द्वारा जमा की जाती है धनराशि और विभिन्न
अवधि के लिए, विभिन्न टाइम पीरियड के लिए बैंक के ब्याज दर भी अलग अलग होते हैं। कम से कम कोई व्यक्ति 7 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकता है और अधिकतम 120 महीना या 10 साल की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट खाता खोलते समय ग्राहक एक बहुत बड़ी धनराशि 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपया इकट्ठी जमा करता है और जितने समय के लिए वो जमा किया गया है उस अवधि का जो ब्याज है उसके साथ में जो खाते की मैच्योरिटी होती है, खाते की अवधि समाप्त होती है, उस समय ग्राहक द्वारा जमा की गई धनराशि और उसके ऊपर जो ब्याज देय होता है वो बैंकों के द्वारा ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। यदि ग्राहक अवधि पूर्ण होने के पहले भी इन खातों का पुनर्भुगतान चाहता है किसी आवश्यकता के कारण, तो बैंक उसे समयावधि के पहले भी एफडी का भुगतान कर सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट का भुगतान कर सकता है, या ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उसको उस पे ऋण भी प्रदान किया जा सकता है। ग्राहक को यदि फिक्स्ड डिपॉजिट की प्रतिभूति पर यदि ऋण दिया जा रहा है तो उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट को उसको तोड़ने की या ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि का 90% तक के राशि उसको लोन के रूप में दी जा सकती है। तो इसमें ग्राहक की चॉइस है। ग्राहक के यदि चाहता है कि वो लोन लेना है उसके कार्य के लिए तो लोन भी ले सकता है, और यदि वो उसकी प्रीमेच्योर क्लोजर करना चाहता है, अवधि के पूर्व भुगतान कराता है, तो भी बैंकों द्वारा उसकी अनुमति दी जाती है। जिस प्रकार आवर्ती जमा खातों में भी 40,000 की से ज्यादा की ब्याज प्राप्त होने पर टीडीएस लागू होता है, उसी प्रकार फिक्स्ड डिपॉजिट में भी यदि किसी ग्राहक को 40,000 से ज्यादा की ब्याज की प्राप्ति हो रही है तब उसको आयकर विभाग के नियमानुसार टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस का भुगतान करना होता है। ठीक सर, इसमें कोई प्रश्न आप लोगों का? हेलो सर, फिक्स डिपॉजिट के बैंक के बारे में बताइए या फिर ये जो LIC FLIC ऐसे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस डिपॉजिट करते हैं फिक्स्ड, उसमें भी ऐसे ही लागू है? पार्डन, फिर से बोलिए सर आपके प्रश्न। और थोड़ा सा आपने जो भी डिवाइस पे आप बैठे हुए हैं थोड़ा सा दूर से उससे बात करिएगा ना, आपकी आवाज थोड़ी बहुत तेजी से आ रही है, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे। किसका प्रश्न था ये? LIC वाला का जिक्र किया था आपने? मेरा सर। हाँ जी, सुदीप्ता राय जी, थोड़ा सा पीछे हटके और थोड़ा आराम से बोलिएगा आप ना, तो आपकी बात पूरी तरह से सुन पाऊंगा मैं। जी बोलिए। जो सर ये जो फिक्स डिपॉजिट जो है, हाँ जी, ये तो LIC पे भी लागू होता है ना? LIC में तो फिक्स डिपॉजिट होता है, तो वही नियम, एक ही नियम चलता है बैंक और LIC में? सर LIC के बारे में वैसे जानकारी नहीं दे पाऊंगा, और जो आप LIC के फिक्स डिपॉजिट का बात कर रहे हैं वो LIC की तरफ से जो TDS का रूल है वो सभी के लिए लागू होता है। यदि LIC की तरफ से भी कोई 40,000 रुपए का ब्याज दिया जा रहा है तो LIC को भी TDS करना पड़ेगा। ठीक है सर TDS पहले 5% कटता था, अब घट के 2% हो गया है ना? नहीं सर, 5% तो कभी नहीं रहा, 10% रहे अभी तो TDS। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में 10% कटता हाँ, था, जो हाँ, नॉर्मली हम जो बिजनेस वगैरह करते हैं उसकी जो कमीशन ऑनलाइन में आती है उसमें 5% नहीं, कटता वो था। सर अलग अलग TDS है, सबके ऊपर अलग अलग है। ये शेयर मार्केट में जो लोग अपना अर्न करते हैं प्रॉफिट, उसके उसमें ऊपर TDS नहीं है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स लगते हैं, वो भी अलग रेट से लगते हैं। जी जी जी। तो जो भी TDS के रेट है अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर बैंक डिपॉजिट के ऊपर यदि ब्याज मिल रहा है उसको और TDS एप्लीकेबल है, 10% का टैक्स देना है। वो भी उस स्थिति में जब उसने ग्राहक ने पैन कार्ड सबमिट किया बैंक के साथ में। यदि पैन सबमिट नहीं किया है तो उस स्थिति में तो 20% टैक्स डिडक्ट हो जाता है उसका। ठीक सर? ठीक है सर। ओके। Insurance of bank deposit by DICGC. All bank deposits are covered under insurance scheme offered by Deposit Insurance and Trade Guarantee Corporation (DICGC).
DICGC ensure all deposit, that is saving, current account, recurring deposit account, fixed deposit account. Each depositor in a bank is insured by DICGC up to maximum of rupees 5 lakh as on the date of liquidation, cancellation of license of the bank. कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बैंकों के द्वारा कुछ गलत प्रथाएं अपनाई जाती हैं या बैंकों के पास इतनी धनराशि नहीं रहती कि अपने ग्राहकों को वो उनके द्वारा जमा की गई धनराशि वापस कर सके। साधारण शब्दों में इसको कहा था बैंक फेल हो गया। तो उस स्थिति में ग्राहकों के द्वारा जमा की गई राशि को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। DICGC के द्वारा सभी प्रकार के बैंक जमा जो हैं, जैसे कि बचत खाते, चालू खाते, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सभी का बीमा किया जाता है। और यदि बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक के द्वारा निरस्त कर दिया गया है या उसके व्यापार पे रोक लगा दी गई है बैंक के, उस स्थिति में ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि बीमे के तौर पे दी जाएगी। ये अधिकतम 5 लाख की राशि में ग्राहक के द्वारा जमा की गई मूल धनराशि और ब्याज दोनों चीज शामिल है। तो कोई भी ग्राहक की जो जमा राशियां हैं वो 5 लाख रुपए तक का बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, DICGC के द्वारा किया जाता है। क्लियर सर? सर ये पर पर्सन टोटल 5 लाख रहता है या फिर पर बैंक रहता है? पर पर्सन, पर पर्सन सर। अच्छा, किसी बंदे के 3 बैंकों में अलग अलग खाते हैं तो उसको टोटल ही 5 लाख का कवर मिलेगा, हर बैंक का 5-5 लाख अलग नहीं मिलेगा? नहीं तो तीनों बैंक एक साथ थोड़ी फेल होंगे सर। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, एक साथ फेल तो नहीं होंगे चलो जी, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि हर बैंक का अलग की पर पर्सन होता है? नहीं, आमतौर पे बहुत छोटे छोटे बैंक जो रहते हैं साल में एक आध बार कोई, अब लास्ट टाइम जो एक बैंक महाराष्ट्र में एक बैंक फेल हुआ था, उस समय PMC बैंक कहलाता था वो। जी सर, जी, पंजाब महाराष्ट्र ऐसे कुछ नाम था उसका, कोऑपरेटिव बैंक जनरल। बाकी जो बड़े बैंक हैं उनके ऊपर RBI का काफी कंट्रोल रहता है और उनके साथ ऐसी स्थिति निर्मित होना लगभग असंभव सा हो जाता है। हमारे जितना भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी जो स्ट्रॉन्ग बैंक हैं उनके साथ ये स्थिति नहीं आ सकती है। तो ये तो छोटे छोटे बैंक यदि किसी आमतौर पे जो जमा करता है ज्यादा ब्याज के लालच में इन बैंकों के साथ कुछ धनराशि जमा कर देते हैं और यदि उन बैंकों के द्वारा कुछ गलत प्रथाएं या बहुत ज्यादा लोन बांट दिए जाते हैं और लोन की रिकवरी नहीं कर पाते, उस स्थिति में जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि लौटाने के लिए वे असमर्थ रहते हैं और RBI उसमें उनके लेन देन पे रोक लगा देता है। उस स्थिति में DICGC का रोल शुरू होता है और ग्राहकों को बीमे की राशि के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपए DICGC के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक सर? जी सर। ओके, अदर सर्विसेज। अभी बैंकों ने जो मुख्य कार्य उनका क्या था, जमा राशि प्राप्त करना, डिपॉजिट करना और उसका लोन देना। बैंकों के द्वारा और भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। अदर सर्विसेज, रेमिटांसेस। रेमिटांस का मतलब है मनी ट्रांसफर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि भेजा जाना। For transfer of money from one place to another place, major type of remittance service are demand draft, electronic fund transfer, that is known as EFT. There are 2 types of EFT available in our banking system. First is RTGS, real-time gross settlement, and second one is NEFT, National Electronic Fund Transfer. Immediate payment service is also available through mobile banking. *99# service is also available through USSD. USSD stands for Unstructured Supplementary Service Data. Aadhaar Enabled Payment Service, AEPS. So these are all remittance services available through banks.
First type of remittance is popularly demand draft. A demand draft is a payment order issued by one branch of a bank on another branch, instructing the tribe branch to pay the specified sum of money to the specified person. A demand draft issued by the drawer branch after receiving full payment along with exchange. Exchange can be called as fee for issuance of demand draft. Demand draft provide float fund to the bank as there would always be time lag between issuance and encashment of the same. आप लोगों ने कभी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त किया है सर किसी काम से? हाँ जी सर। जी बिल्कुल ठीक। तो आमतौर पे पहले डिमांड ड्राफ्ट बहुत ज्यादा जारी किए जाते हैं बैंकों के द्वारा, लेकिन अब दूसरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जब से उपलब्ध हुए हैं तब से इनकी सेवाएं कम उपयोग में आ रही हैं, डिमांड ड्राफ्ट कम जारी करते हैं। लेकिन अभी भी विद्यार्थियों को अपने परीक्षा की फीस जमा करने के लिए, अन्य प्रकार से कोई धनराशि प्रेषित करने के लिए, उन लोगों के लिए डिमांड ड्राफ्ट जारी करना जरूरी हो जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट एक प्रकार का चेक होता है, जैसे कि कोई ग्राहक अपना चेक बैंकों के ऊपर जारी किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट में बैंक की एक शाखा अपनी ही बैंक की दूसरी शाखा को ये निर्देश देती है कि जितनी धनराशि इस डिमांड ड्राफ्ट में लिखी गई है उस व्यक्ति को उतनी धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए जो शाखा डिमांड ड्राफ्ट जारी कर रही है वो ड्राफ्ट जितनी राशि का ग्राहक को बनवाना है उतनी पूरी धनराशि उससे प्राप्त करती है और उसके साथ में कुछ सर्विस चार्जेस जिसको एक्सचेंज कहा जाता है वो भी उसके साथ वसूल करती है। और ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद में ग्राहक को एक लिखित इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है, एक पेमेंट ऑर्डर दे दिया जाता है और उस पेमेंट ऑर्डर को ग्राहक को जिस व्यक्ति को भी भुगतान करने के लिए भेजना है उसको स्वयं दे सकते हैं वे या डाक के द्वारा भेज सकते हैं। जब वो डिमांड ड्राफ्ट संबंधित व्यक्ति को प्राप्त होगा तो वो उस बैंक की शाखा में जाकर उस राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जारी करने से लेकर उसके भुगतान तक की जो अवधि रहती है उस अवधि में डिमांड ड्राफ्ट की जो राशि है वो बैंकों के पास जमा रहती है और इस राशि का उपयोग फ्लोट फंड के रूप में बैंकों के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है, निवेश के रूप में किया जाता है और बैंक का प्रॉफिट उससे बढ़ जाता है। ये क्लियर हुआ सर आपको? जी सर। और किसी सज्जन को कोई परेशानी इससे? डिमांड ड्राफ्ट जिसने कभी देखा नहीं है या कभी नहीं उसका उपयोग किया है? नो सर। यस सर, सभी लोगों ने उपयोग किया है। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। रेमिटेंस RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और RTGS is an interbank fund transfer scheme where funds are transferred as and when the transaction are triggered, that is on real time. RTGS is one of the fastest possible money transfer system through banking channel. Minimum amount to be remitted through RTGS is ₹2 lakhs and there is no upper limit for RTGS transaction. RTGS या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको रियल टाइम इसलिए कहा जाता है कि जिस समय बैंक द्वारा वो ट्रांजैक्शन या वो लेन देन RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तत्काल वो दूसरे बैंक के खाते में वो राशि जमा हो जाती है। RTGS या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बैंकिंग चैनल में जो सबसे तेज संभव साधन है जिससे मनी ट्रांसफर के लिए वो RTGS है। RTGS की प्रक्रिया इस प्रकार रहती है कि यदि आप कोई फंड किसी अपने मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार को भेजना चाहते हैं उस स्थिति में आप बैंक में जाके RTGS का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें आप आवश्यक जानकारी भरकर बैंक को देंगे। उस फॉर्म में जिस व्यक्ति को धनराशि प्रेषित की जा रही है उसका नाम, उसका खाता नंबर, कितनी धनराशि आपको भेजना है वो उसका उल्लेख करेंगे और जिस बैंक में उस व्यक्ति का खाता है उसका उस शाखा का, उस बैंक का नाम, शाखा का नाम और एक होता है IFSC कोड
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कोड, उसका भी उल्लेख करेंगे। ये समस्त जानकारी भरकर और अपने खाते से वो धनराशि निकालने के लिए एक चेक के साथ में आप बैंक के कर्मचारी को दे देंगे। बैंक का कर्मचारी अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये समस्त जानकारी भरकर जैसे ही वो ट्रांजैक्शन ओके किया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा, सामने वाले व्यक्ति के पास वो धनराशि तत्काल जमा हो जाती है। मुश्किल से 2-4 मिनट का फर्क पड़ता है और वो धनराशि वहां पर प्रेषित की जा सकती है। तो इस प्रकार बैंकिंग एक माध्यम जो उपलब्ध है धनराशि भेजने का वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS के माध्यम से मिनिमम जो कम से कम धनराशि भेजी जा सकती है वो 2 लाख रुपए है और अधिकतम जो है कोई सीमा नहीं है इसमें धनराशि भेजने की। RTGS के ऊपर कोई क्वेश्चन आपका सर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सर क्या बताया कि अपना जो कोड पैसा भेजना 2 लाख के ऊपर, हाँ तो RTGS करते हैं। वो उसके Yes, एक बैंक में फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे जमा देना पड़ता है। हाँ जी हाँ, बैंक में फॉर्म ठीक रहता है। है, उसको आप भर के देंगे, सब जानकारी भर के देंगे और अपने खाते से उतनी धनराशि का एक चेक भी देंगे, है ना। तो खाते से आपके पैसा निकलेगा वो, और जिस व्यक्ति को भी आपको राशि भेजना है उसको वो प्रेषित कर दी जाएगी बैंक के द्वारा RTGS के माध्यम से। तो इसके कोई फिक्स आवर्स होते हैं? क्योंकि हम जैसे RTGS नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, तो कोई जी ऐसा तो नहीं बिल्कुल है कि कर सकते पर्टिकुलरली इतने बजे से इतने बजे तक की RTGS काम करेगा? जी। तो जैसे RTGS हम अपनी नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, हाँ जी, तो इसकी कोई टाइम विंडो है कि सुबह इतने बजे से शाम इतने बजे तक RTGS काम करेगा? कोई ऐसी फिक्स टाइमिंग है RTGS की, या फिर हम 24/7 कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात हो चाहे दिन हो? मैं इसको कंफर्म करके फिर आपको बताता हूँ उसके बाद। ठीक है मैंने सर। नोट कर लिया है इसको। जी, सेशन के क्योंकि आखिर नेट में मैं आपको तो RTGS का वो है। मैं सेशन के आखिर में आपको बताता हूँ सर इसकी। ठीक है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एक और प्रकार है NEFT। NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड्स सीमलेस ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। Function of NEFT are similar to the RTGS. There is no ceiling of minimum or maximum amount allowed to be transferred through NEFT, but for cash-based remittance, an upper limit of ₹50,000 is applicable. NEFT system facilitates remittance at nominal cost. जिस प्रकार RTGS किया जाता है उसी प्रकार से NEFT या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी किए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी कम राशि या अधिक से अधिक कितनी भी धनराशि इसके माध्यम से NEFT के माध्यम से प्रेषित कर सकता है। लेकिन यदि कोई नगद धनराशि किसी को भेजना चाह रहा है, उस स्थिति में 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नगद लेन देन में नहीं किया जा सकता। सर जो कैश मोड में NEFT होती है, इसमें कस्टमर जो कोई भी पैसे भिजवाने गया है उसका अकाउंट होना मैंडेटरी है, या फिर कोई बिना अकाउंट हुए भी ट्रांसफर करवा सकता है? सब बिना अकाउंट के भी कर सकता है 50,000 तक के रुपए, क्योंकि उसको कैश जमा करना पड़ेगा। जी। जो हमारे जमा करता है वो तो चेक दे सकते हैं अपने खाते से, हमारे ग्राहक जो है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका खाता नहीं है वो अधिकतम 50,000 रुपए तक की धनराशि NEFT के माध्यम से भेज सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती होगी कि जी नहीं, 50,000 तक की धनराशि के लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसको अपना वहां पर आवेदन देना है। और सर हेलो, 50,000 से ज्यादा या 50,000 से कम? 1 मिनट सर, 1 मिनट, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर अभी प्रताप, आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ा माइक से दूर हटके स्पष्ट बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। चलेगा तू मिस्टर अभी प्रताप, आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, हेलो, क्या गोली दे रहा? सही है।
मिस्टर अभी प्रताप, सब बढ़िया। मिस्टर अभी प्रताप माइक म्यूट करिए अपना। थोड़ी खरोच सी आ गई यार आज। मिस्टर अभी प्रताप माइक म्यूट करिए। एक योना रिक्की इसके स्कूटर किक सी मार रहा था, बहन के वो लोहा लग गया पैर। हेलो मिस्टर अभी लेके प्रताप, दिखा था कि इसकी बाइक लेके, तो फिर तो यो नहीं बैठा तेरे साथ अंशुल। अच्छा और बता। हेलो और बता क्या चल रहा है। बेटा वो क्या कहना है, डंडी सही लगी थी सुबह घिस घिस के। फायदा उसने ये 2 डंडी ऐसी मारे ना खैच खैच के हवा टाइट कर दी। सर उनको फोन आया है शायद। अरे यार जीएस नहीं से बड़ा रहा है, मन का कर लीजिए पढ़ने कुछ क्या कर दीजिए सर। सही कह रहा, तेरी गलती ना है, तेरी गलती ना है, सही कह रहा है। आपकी तरफ से नहीं हो सकता है क्या म्यूट सर? क्या करो मुझे होस्ट नहीं बनाया है, मैं उसको म्यूट नहीं कर पा रहा हूं। अब शायद नहीं है वे। ठीक है सर उसे ड्रॉप कर दीजिए। नहीं, ड्रॉप भी नहीं कर पाऊंगा ना सर मुझे। मिस्टर अभी प्रताप आपने लेफ्ट दोबारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया सर। आप बिल्कुल माइक अपना जो है म्यूट रखेंगे। आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिस्टर अभी प्रताप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनावश्यक क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। जी सर, कोई क्वेश्चन था सर? राय सर आप पूछ रहे थे। सर ये बताया कि 50,000 से ज्यादा या कम, ये आप थोड़ा क्लियर से बताइए कि 50,000 इन्वेस्ट करने तक पे सर, जो आता है कैश। 50,000 तक, यानी 50,000 से कम हम एनएफटी कर सकते हैं कैश में। हाँ जी 50,000 तक का एनईएफटी आप कर सकते हैं कैश में। ठीक है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमने देखे, एनईएफटी और आरटीजीएस। आरटीजीएस में न्यूनतम जो है 2 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रेषण किया जा सकता है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। लेकिन एनईएफटी में किसी भी प्रकार का कोई सीमा नहीं है, कितनी भी कम राशि भी आप भेज सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी भी राशि भेज सकते हैं। जिस प्रकार आरटीजीएस की प्रक्रिया पूरी की जाती है उसी प्रकार से एनईएफटी की प्रक्रिया होती है। यदि आपको एनईएफटी करना है तो बैंक का एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसमें आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, ग्राहक का नाम जिसको आपको धनराशि भेजनी है, उसका खाता नंबर, कितनी धनराशि आपको भेजनी है, उसके बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और आईएफएससी कोड की भी आवश्यकता होती है। और किसी सज्जन ने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था, कि हम नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ये ट्रांजेक्शन आरटीजीएस के और एनईएफटी के कर सकते हैं। उनकी तरफ से एक प्रश्न जरूर है कि वो आरटीजीएस की समय सीमा क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको कुछ समय बाद में बताने का प्रयास करता हूं। रेमिटेंस का एक और प्रकार है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। Immediate payment service was launched by National Payment Corporation of India on 22nd November 2010. IMPS offered 24/7 interbank electronic fund transfer service through mobile phone as well as internet banking and ATM. Immediate payment service जो है 22 नवंबर 2010 को NPCL के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लागू की गई है, जारी की गई है। और आईएमपीएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, मतलब निर्बाध ये सेवा आपको उपलब्ध रहती है। आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ये ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं, आपको यदि कोई राशि भेजनी है तो आप
रात को भी ये ट्रांजेक्शन पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। रेमिटेंस एक और प्रकार से किया जाता है, वो सेवा है *99#। मोबाइल बैंकिंग सर्विस कैन बी इनिशिएटेड फॉर रेमिटेंस बाय यूजिंग SMS, but it is an unencrypted service considered unsafe. To address the aforesaid issue, an alternative solution on USSD, unstructured supplementary data service data, is available on mobile phone on GPS network. Customer can use this service by dialing *99#, a common number across all telecom service provider, and transact through an interactive menu displayed on the मोबाइल। मोबाइल बैंकिंग सेवा यदि कोई ग्राहक प्राप्त करता है, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं रहते हैं, उनको मोबाइल बैंकिंग सर्विस पहले प्रोवाइड की गई थी, लेकिन इस मोबाइल बैंकिंग सर्विस में SMS के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं और ये संदेश अनइनक्रप्टेड रहते हैं, मतलब कोडिंग नहीं किया जाता, उनकी कोडेड लैंग्वेज में नहीं जाते हैं। जैसा SMS हम भेजते हैं वैसा ही वहां पर पढ़ा जाता है, लेकिन इस प्रकार के SMS भेजने की प्रक्रिया जो है अनसेफ रहती है, असुरक्षित रहती है। इस स्थिति में ग्राहकों को किसी भी धोखाधड़ी से बचाने के लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है बैंकों के द्वारा, वो है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा के माध्यम से मोबाइल फोन पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए ग्राहक को *99# नंबर जो है अपने मोबाइल पे डायल करना पड़ेगा। ये *99# जो नंबर है सभी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन, जिससे भी प्रकार के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे देश में, उनके पास में एक समान नंबर है। सबके पास एक ही नंबर से आप ये सेवाएं ले सकते हैं। जब आप ये नंबर अपने फोन में डायल करेंगे तब आपको एक इंटरैक्टिव मेनू टाइप का, जिसमें आप उसमें अपने चॉइस के हिसाब से ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करके रेमिटेंस फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। रेमिटेंस में AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल पेमेंट सर्विस इज ए बैंकिंग प्रोडक्ट which allow online interoperable financial inclusion transaction at POS, point of sale, or micro ATM or kiosk banking through the business correspondent of any bank using the Aadhaar authentication. Presently, 4 Aadhaar enabled basic type of transaction are available. First is inquiry, second is cash withdrawal, third is cash deposit, and fourth is Aadhaar to Aadhaar fund transfer. एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट BC के माध्यम से जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, वहां पर भी ग्राहक आधार नंबर से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि भेजने की भी काम AEPS के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में आधार के से हम 4 प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंक्वायरी, खाते के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाते से नगद धनराशि निकाली जा सकती है, खाते में नगद धनराशि जमा की जा सकती है, और आधार से आधार, यदि दूसरे व्यक्ति का आधार हमें नंबर मालूम है तो उसको वो धनराशि भेजी भी जा सकती है। ये सुविधा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास में या कियोस्क बैंकिंग पे उपलब्ध होती है। अदर सर्विसेज, बैंकों द्वारा इनके अलावा भी बहुत सी सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें मुख्य है कलेक्शन ऑफ चेक, सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, एजेंसी सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सर्विस। कलेक्शन ऑफ चेक जो है, बैंक अपने ग्राहकों के लिए अन्य बैंकों के ऊपर जारी किए गए चेक का भुगतान प्राप्त करके उनके खातों में जमा करती है। मान लीजिए आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और आपको HDFC बैंक का कोई चेक प्राप्त होता है, तो आपको उस चेक की धनराशि प्राप्त करने के लिए स्वयं HDFC बैंक जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको दिन भर में 3-4 बैंक के अलग अलग चेक है, तो अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, आपको अपना समय खराब होगा, और हो सकता है किसी समय में आप वहां पर
बैंक के टाइम पे ना पहुंचेंगे तो आपका काम भी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते में वो चेक की धनराशि जमा करने के लिए बैंक को दे देंगे, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को, और पंजाब नेशनल बैंक की शाखा उस चेक की धनराशि विभिन्न अन्य बैंकों से प्राप्त करके आपके खाते में जमा कर दी जाती है। तो ये जो सेवा है कलेक्शन ऑफ चेक कहलाती है। सेफ डिपॉजिट लॉकर, हम अक्सर बैंक की शाखाओं में लिखा देखते हैं लॉकर सुविधा उपलब्ध है। लॉकर बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं, और ये लॉकर चूंकि अच्छी कंपनी के द्वारा, गोदरेज के जैसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। तो ग्राहक वार्षिक किराए का भुगतान करके बैंकों से लॉकर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मूल्यवान वस्तुएं इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। लॉकर सुविधा के प्रकार से एक और सेफ कस्टडी सुविधा भी बैंकों के द्वारा दी जाती है, जिसके अंतर्गत ग्राहक अपने मूल्यवान वस्तुएं या मूल्यवान दस्तावेज एक पार्सल के रूप में, पैकेट के रूप में बनाकर उसको सील करके बैंक को सुपुर्द कर देते हैं। बैंक उस स्थिति में उनको एक सेफ कस्टडी रसीद जारी करता है। जब भी वो पार्सल की ग्राहक को वापस आवश्यकता होती है, वो पार्सल बैंक शाखा से प्राप्त करके ग्राहक अपना कार्य कर सकते हैं। बैंकों द्वारा केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और उनके फंड ट्रांसफर की व्यवस्था या उनके टैक्सेस कलेक्ट करने की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की जो बैंकिंग सेवा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी प्रदान की जाती है। एक देश से दूसरे देश तक मनी ट्रांसफर करने के लिए, वहां से रुपया पैसा प्राप्त करने के लिए भी बैंक द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसको विदेशी व्यापार विनिमय कहा जाता है। आयात निर्यात को सुगम बनाने के लिए भी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से कोई मशीनरी या अन्य प्रकार का आयात कर रहा है, उस स्थिति में उसको उस वस्तु का या उस मशीन का भुगतान करने के लिए बैंकों के माध्यम से धनराशि भेजनी पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न देशों की मुद्राएं अलग अलग होती है। भारत में हमारी मुद्रा है रुपया, यूरोप में ये जो उनकी मुद्रा है यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपीय देशों की, वहां पर यूरो चलता है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है। अमेरिका की करेंसी क्या है सर? डॉलर। यस डॉलर। यस सर, बिल्कुल ठीक सर, डॉलर है। तो यदि अमेरिका में हम रुपया भेजेंगे तो वहां पर किसी काम का नहीं रहेगा ना, क्योंकि वहां के जो लेन देन है वो डॉलर में किए जाएंगे। और इसी प्रकार यदि भारत में डॉलर लेके कोई व्यक्ति आएगा तो हमारे यहाँ भी उसका कोई उपयोग नहीं है डॉलर का, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुद्रा प्रचलित है वो रुपया है। तो यदि अमेरिका से कुछ धनराशि प्राप्त करना है तो हमें डॉलर को रुपये में, यस सर, फॉरेन एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। बैंकों के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज जो सेवाएं हैं वो लेनी पड़ेगी, और बैंक डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके भारत के जो खाते हैं उसमें जमा कर देगा। इसी प्रकार भारत से यदि किसी को अमेरिका से रुपया प्राप्त करेगा और विदेश में उसको डॉलर के रूप में वो धनराशि प्रेषित कर देगा। तो ये सेवाएं बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती है विदेशी व्यापार विनिमय के अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो ये सारी सेवाएं बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर सर इसका मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होता है, और कुछ क्विज मेरी तरफ से है, वो मैं आपके पास फिर से आता हूँ। एक बार इनका जो प्रश्न था अमन कुमार जी का, मैं उसको अटेंड कर लेता हूँ। प्लीज वेट करिएगा जब तक। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है अभी तो प्लीज नोट करके रखिएगा। मैं दोबारा आता हूँ और आपके प्रश्न उनका आंसर करने का प्रयास करूंगा।
सर आपका प्रश्न था कि आरटीजीएस के लिए कोई समय सीमा है? आरटीजीएस के लिए कोई समय सीमा नहीं है। 24/7/365 डेज। आरटीजीएस एनईएफटी के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। आप दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन कभी भी आपका आरटीजीएस भेज सकते हैं। और कहीं बाहर से यदि आपको फंड्स बुलवाना है तो उसके आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से बुलवा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है अमन कुमार जी? हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू। अच्छा, और कोई प्रश्न सर किसी सज्जन का? आज का जो टॉपिक हमने कवर किया था डिपॉजिट स्कीम के बारे में, अदर सर्विसेज के बारे में, कोई प्रश्न आप लोगों के मन में है तो अभी आप कर सकते हैं। और आपके प्रश्न लेने के बाद में क्विज टाइम रहेगा। आप लोगों को आज के चैप्टर के बारे में कुछ सिंपल जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। कोई प्रश्न नहीं आप लोगों की तरफ से? एनीवन? मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ सर। प्लीज, आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है? नहीं सर। नहीं है, वेरी गुड। चलिए फिर हम अपना क्विज शुरू करते हैं। आप सभी लोग एक साथ नहीं बोलिएगा, एक एक करके उसका आंसर दीजिएगा। सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर हम लोग कुछ सुन नहीं पाएंगे। शुरू करें? पहला क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट आर दोज व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन सैंक्शन बाय मैनेजर, ऑन डिमांड, ऑन परसुएशन। जो मांग जमा है वो किस प्रकार की रहती है? कि हम निवेदन करेंगे जब हमें उसका भुगतान प्राप्त होगा, या मैनेजर के द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाएगी तब होगा, या मांग किए जाने पे होगा, या निवेदन करने पे होगा। इसका सही आंसर सैंक्शन बाय मैनेजर। यस सर। इनका आंसर किसने आंसर किया सर? मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा सर। सुदीप्त रॉय। सुदीप्त राय। राय सर, डिमांड डिपॉजिट के बारे में बहुत लंबा आपने समय दिया था। उसके बाद में आप ये इस तरह का आंसर करेंगे ना तो आपको एग्जाम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, और इसी प्रश्न के आंसर इसी में छिपा हुआ है। ऑन डिमांड सर, वो तो फिर आपने बताया विथड्रॉल का। हाँ, विड्रॉल के तो लिखा है सर इसमें। यदि आप प्रश्न ठीक से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे? आपको एग्जाम पास करना है ना इसमें, राय साहब। हाँ सर। डिमांड, जो भी प्रश्न आप वहां पर एग्जाम में भी आपको आएंगे, आप कोई भी मीडियम से एग्जाम का आंसर कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, आपकी चॉइस के हिसाब से। और जब भी कोई क्वेश्चन आप वहां पर आंसर करने का प्रयास करें, उसको ठीक से पढ़े सर, मेरा रिक्वेस्ट ये है। ऑन डिमांड है सर, बिल्कुल ऑन डिमांड इज करेक्ट सर, बिल्कुल आप बता रहे हैं वो सही है। पर रिक्वेस्ट यही है, जैसे राय सर ने प्रयास किया लेकिन जल्दी जल्दी में प्रयास किया। सभी लोगों को समझ में आ रहा है सर कि जो भी प्रश्न आप आंसर करना जाएंगे वहां पर भी कंप्यूटर के माध्यम से आपको आंसर करना है। आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही उसको आंसर देना है। ठीक सर? तो यहाँ पर जो सही आंसर है पहले क्वेश्चन का, ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऑन डिमांड। आप जिस समय भी बैंक शाखा में जाके उसकी मांग करेंगे कि मुझे इतनी धनराशि मेरे खाते से दे दीजिए, बैंक तत्काल उसका भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डिपॉजिट अकाउंट आर नॉट एंटाइटल्ड टू चेकबुक, मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कैश पेमेंट एंड इंटरेस्ट। जो चालू खाते, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर, डी नंबर इंटरेस्ट होगा। करंट अकाउंट में ग्राहकों को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज रुपीज 50,000। यस सर।
2 लाख जी 2 लाख सर। अच्छा, अभी जो दो लोग आंसर कर रहे हैं सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में सर आप प्लीज थोड़ा सा चुप रहिएगा। सुदीप राय जी, और दूसरा आंसर किसने किया था? अमन कुमार जी ने। हाँ जी सर। सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं करेंगे, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करना इसमें जरूरी है, तो आप दोनों के अलावा जो बाकी लोग आंसर करेंगे इसको, ठीक है सर। तो आरटीजीएस से मिनिमम 2 लाख रुपए तक की धनराशि भेज सकते हैं और मैक्सिमम कितनी भी धनराशि भेजी जा सकती है, ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अमन कुमार और सुदीप राय नहीं करेंगे, बाकी लोग करेंगे। Balance in basic savings bank deposit account at any point of time does not exceed rupees 10,000, 20,000, 50,000, 1 lakh। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें अधिकतम धनराशि कितनी शेष रह सकती है किसी समय में? 1 लाख। यस सर, 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख गलत है सर। 20,000 ऑप्शन बी। 20,000 भी गलत है सर। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड 10,000 सर। नो सर, गलत। सही आंसर है सर इसका 50,000। 50,000 किसी भी समय 50,000 से ज्यादा का शेष इसमें नहीं रखा जा सकता। 10,000 जो आपने बताया, एक महीने में जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है वो 10,000 है, और 1 लाख जिनने बताया है वो टोटल एक साल में जितनी धनराशि खातों में जमा की जा सकती है वो 1 लाख है, लेकिन बैलेंस इन खातों में अधिकतम 50,000 ही रख सकते हैं बैलेंस, ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं सर, नहीं रख सकते। कौन बैंक है? ग्रामीण। पाटिल सर हमने ये समझा था कि इन खातों में केवाईसी पूरा नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन अलाउ कर दिए हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। जब इन खातों में केवाईसी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तब उनको नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मिस्टर जय नेताम, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो माइक चालू रखिए, अदरवाइज माइक म्यूट कर दीजिए सर। मिस्टर जय नेताम। जी सर। क्लियर हुआ सर? सर आप माइक म्यूट कर लीजिए सर, आपका कोई प्रश्न यदि मुझसे ना हो तो क्लियर हुआ सर बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट का फंडा? कुछ बोलिए भाई साहब। जी सर। हाँ सर। ठीक है, आप समझ गए पूरी तरह से? ओके, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। मिनिमम पीरियड ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज एंड मैक्सिमम पीरियड इज। फिक्स डिपॉजिट कितने कम से कम समय के लिए किया जा सकता है और अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। मिनिमम 7 डेज, यस सर। मैक्सिमम 120 मंथ। यस सर, बिल्कुल सही बताया सर। आपका शुभ नाम बताइए सर, किसने बताया आंसर? अजय साहू। अजय साहू। जी सर। साहू जी थैंक यू, बिल्कुल ठीक बताया आपने। फिक्स डिपॉजिट जो है मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, each depositor in a bank is insured by DICC up to maximum of rupees। DICC के द्वारा जो मैसेज वो अधिकतम कितनी राशि के लिए इंश्योरेंस किया जाता है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख। 5 लाख। यस सर, 5 लाख करेक्ट आंसर है सर, थैंक यू। जी सर। तो यहाँ पर सर आपका क्लास का समय भी समाप्त होता है और मेरा टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है, प्रेजेंटेशन भी समाप्त हो जाता है। तो अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से अभी भी? हेलो सर, टुम्बा भानवारी से बोल रहे हैं सर। पार्डन? मैडम को हिंदी ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए उनका ब्रदर बोल रहा हूँ मैं। जी, हिंदी आप बोल पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर, मैं समझ रहा हूँ।
बोला सर ये तो आपका साथ कांटेक्ट जुड़ने के लिए मेरा नेक्स्ट जो है ना वो सारा रात मेरा काट गया है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्टर को नंबर जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। बहुत समझ से परेशानी हो रहा है सर। कांटेक्ट कैसे करें, सहज प्रोसेस बता दीजिए ना सर, क्लास के लिए, कोई कोई क्वेश्चन के लिए, कोई हेल्प के लिए। नहीं, हेल्प के लिए तो आपको जो ये प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से है ना, ये इसकी कॉपी आपको दी जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है आपको देंगे वे सब। सर वो कैसे मिलेगा सर, तो मेरे को थोड़ा बता दीजिए ना। आपको व्हाट्सएप आप ग्रुप में जुड़े होंगे ना? हाँ 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 सर, उसमें मिलेगा सर। ओह यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दुबे जी कुछ कह रहे हैं क्या? अनिल दुबे जी? नहीं सर। ओके सर, तो हम क्लास को यहाँ समाप्त कर दें सर? ठीक है। हाँ सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। लंच के बाद आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होगा और जेमिनी सर का क्लास रहेगा, तो आप उनके साथ जुड़ जाइएगा समय पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।